हेलो, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग फिर से सॉल्व करने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है। ये सभी क्वेश्चंस बेसिकली वन लाइनर है। इन सब के नोट्स बनाना आप लोगों के लिए बहुत ईजी है और आप एक लाइन लिख के पूरा A4 शीट पे रख के इसको चिपका भी सकते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए या 50 क्वेश्चन हो गए, जो इतने भी क्वेश्चंस आप लोग को मिल रहे हैं, इन सभी को वन लाइनर करके आप अपने A4 शीट पे लिख के चिपका भी सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का पहला सवाल, जो कि आपका कल का छूट गया था। कल को बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे, 25 क्वेश्चन थे, तो जिसमें से हम लोगों ने 10 ही किए थे। तो आज हम लोग बाकी के क्वेश्चन जो होंगे उसको भी थोड़ा सा कवर अप करेंगे और बाकी जो 25 क्वेश्चन है उनको भी हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, जॉन लॉक हैड रिटन द बुक कॉल्ड। जॉन लॉक ने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था डैश। तो बच्चे ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस हैं टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, लेवियाथन, हार्ट टाइम्स, नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसका आंसर होगा बच्चे टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। सीयूटी पीजी का फेवरेट क्वेश्चन है, फिर से ध्यान रखिए, और ये अक्सर पूछा ही जाता है हर में। लेवियाथन आप सभी जानते हैं, कल की क्लास में मैंने बताया था कि ये हॉब्स की, थॉमस हॉब्स की बुक है, उन्होंने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर वाज कैरेक्टराइज्ड बाय। हॉब्स की प्रकृति की स्थिति की विशेषता क्या थी? निरंतर विकास, सभी के खिलाफ सभी का युद्ध, खुशी की स्थिति, सार्वभौमिक परोपकारिता। ठीक है बच्चों, तो अगर देखा जाए तो हॉब्स जिस तरीके से अपना स्टेट ऑफ नेचर बताते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं जो ह्यूमन रहता है वो पुअर एंड नास्टी रहता है, और उसी में वो कहते हैं कि सभी के खिलाफ सभी का युद्ध चल रहा है, हर कोई एक दूसरे से क्या हो रहा है, वो लड़ाई कर रहा है। ठीक है, लड़ाई कर रहा है, एक तरीके से जो सिचुएशन है वो कैसी है, पूरी तरीके से युद्ध की स्थिति बनी है, चायोटिक बनना हुआ है, हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, ऐसा है क्योंकि उनपे किसका इफेक्ट पड़ा था, 30 इयर्स वॉर का पड़ा था इफेक्ट, बहुत बड़े लेवल पे। तो 30 इयर्स वॉर का जो इफेक्ट हॉब्स पे पड़ा था, उसकी वजह से वो उनकी जो एक जो उनका जो बैकग्राउंड जब हम देखते हैं कि 30 इयर्स वॉर से वो आए हैं, इन्फ्लुएंस्ड है कहीं ना कहीं से, तो इसीलिए जो उनकी थ्योरी में भी वो झलक जो है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स वाज प्रोपाउंडेड बाय रूसो। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा रूसो द्वारा प्रतिपादित की गई है? एब्सोल्यूट स्टेट, इंडिविजुअल लिबर्टी, स्टेटलेस सोसाइटी, जनरल विल। ठीक है बच्चों, तो इसका जवाब है सामान्य इच्छा, जनरल विल। क्यों जनरल विल? अब होती क्या है, सामान्य इच्छा क्या होती है? सामान्य इच्छा वो होती है जिसमें आपकी एक्चुअल विल और जो रियल विल होती है वो दोनों सम्मिलित होती है, और जब आप अपनी रियल विल के ऊपर ज्यादा फोकस करके चलते हैं, जो रियल विल होती है गुड गुड वर्क फॉर सोसाइटी, जब आप समाज के कल्याण की इच्छा रखते हैं उसको हम लोग रियल विल कहते हैं, समाज के कल्याण की इच्छा को कहते हैं। ठीक है, रियल विल। अब इसके बाद रियल विल के बाद बनती है जनरल विल, जो कि सभी की इच्छा होती है कि हाँ सोसाइटी में ये कार्य होने चाहिए, इस तरीके से होने चाहिए ताकि समाज की बढ़ोतरी हो पाए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच इज नॉट पार्ट ऑफ इवोल्यूशनल थ्योरी ऑफ स्टेट। कौन सा राज्य के विकासवादी सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? नेचुरल, किंगशिप, क्लास, नन ऑफ द अबव। आपका क्या होगा इसका आंसर बच्चे? वर्ग होगा। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक में वही है, कहा जाता है कि वो एक तरीके से बढ़ रहा है। और रिश्तेदारी में किंगशिप, आप देखोगे राजा का बेटा राजा जो बनता है वो, ठीक है, वंशागुणित जो तरीका था। क्लास में आप देखिए, क्लास एक अलग तरीका है। ठीक है, वर्ग में वो कहते हैं कि नहीं, वो चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट देखिए, द स्टेट इज नॉट ए mere आर्टिफिशियल क्रिएशन बट an इंस्टीट्यूशन और नेचुरल ग्रोथ ऑफ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। वो स्टेटेड बाय, किसने कहा है?
राज्य केवल एक कृत्रिम रचना नहीं है बल्कि ऐतिहासिक विकास की एक संस्था या प्राकृतिक विकास है, यह कहा गया था किसके द्वारा? लूथर, गार्नर, प्लेटो और किंग के द्वारा। किसने कहा है ये चीज? ठीक है, तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो गार्नर होगा। ठीक है, गार्नर क्यों होंगे? क्योंकि स्टेट को लेके उनकी जो थ्योरी है, अगर आप देखेंगे स्टेट पे जो उनका स्टेटमेंट्स हैं वो काफी जरूरी है, कोटेशन जो है वो काफी जरूरी है, उसको याद करना बहुत जरूरी है भैया आप लोगों के लिए। तो ये किसने कहा है? आपके गार्नर कहते हैं। और गार्नर के जितने भी कथन आपको दिखेंगे, गार्नर के जितने भी कथन या आपको जो स्टेटमेंट्स दिखेंगे, ठीक है, उसको भी एक पेज पे लिखिए। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट्स कोटेशन आपसे पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में, और वो भी उसके ध्यान में रखना है। Who said kingship creates society and society at length creates the state? किसने कहा रिश्तेदारी समाज का निर्माण करती है और समाज अंततः राज्यों का निर्माण करती है? गेटल, जीलॉट, गार्नर, मैकाइवर। ठीक है, इसका आंसर होगा बच्चे मैकाइवर। ये स्टेटमेंट देते हैं किंगशिप क्रिएट सोसाइटी एंड सोसाइटी एट लेंथ क्रिएट द स्टेट। यानी कि जो सोसाइटी होती है, ठीक है, सोसाइटी के बाद, जैसे सोसाइटी तो बहुत सारी होती है ना, सोसाइटी इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो सकती है, लेबर सोसाइटी हो सकती है, पर इन ये सभी जिस एक जगह पे सम्मिलित होती है उसको हम लोग कहते हैं स्टेट, कहते हैं राज्य कहते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके की सोसाइटी हो, आखिर वो सभी किसके अंतर्गत आती है? आपके राज्य के अंतर्गत आती है। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सेड अंडरलाइंग ऑल अदर elements in state formation including kingship and religion is political consciousness the supreme element? किसने कहा रिश्तेदारी और धर्म सहित राज्य में गठन अन्य सभी तत्वों का अंतर्निहित सर्वोच्च तत्व राजनीतिक चेतना होती है? किसने कहा है कि चाहे कुछ भी हो बट जरूरी किस लिए है? एक राजनीतिक चेतना काफी आवश्यक होती है। तो गिलक्रिस्ट, वॉलन, स्मिथ एंड टैगोर, किसने ये स्टेटमेंट दिया? इसकी स्टेटमेंट आपका देते हैं स्टेट पे गिलक्रिस्ट देते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हु रोड द बुक द प्रिंस? ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पे आप देखोगे बच्चे, जब पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको लगेगा कि हम डब्ल्यूपीटी के भी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ तो हमेशा हम लोग यही स्ट्रैटेजी बताते हैं कि डब्ल्यूपीटी का जब भी आप रिवीजन करें तो उसके साथ पॉलिटिकल थ्योरी का भी रिवीजन आपका होता जाता है। पर अगर पॉलिटिकल थ्योरी का करेंगे तो आपका डब्ल्यूपीटी का भी रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके दोनों क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो कम से कम आपका 10 आपके कम से कम 30 क्वेश्चन, अगर आप इन दोनों का रिवीजन साथ में करेंगे तो आपका जो 30 क्वेश्चन है, 30 से 35 क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर होता रहेगा डेली। अगर आप दोनों को क्या करेंगे, पहली चीज तो इन सभी में कोरिलेशन बना के रखिए। ठीक है, ताकि इसको समझ सकें आप। दोनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। जो चीज हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ रहे हैं वही चीज हम आपका डब्ल्यूपीटी में भी पढ़ रहे हैं। बस डब्ल्यूपीटी में हम थॉट के रूप में पढ़ रहे हैं और पॉलिटिकल थ्योरी में थ्योरी के रूप में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है सेबाइन, सॉरी इसका ऑप्शन है सेबाइन, मैकियावेली, कार्ल पॉपर, मैक्स वेबर। आपके मैकियावेली द प्रिंस लिखते हैं, मैकियावेली जिसमें कि वो इटली से के एकीकरण से प्रभावित होके उसके एकीकृत करने के पीछे उनका उद्देश्य रहता है, जिसके लिए वो द प्रिंस लिखते हैं, जिसमें वो राजा को कैसा होना चाहिए, राजा के जो कार्य होते हैं उस पे वो ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेट फॉर मार्क्स इज एन एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ, मार्क्स के लिए राज्य एक कार्यकारी समिति है, किसके लिए? पूंजीपति के लिए, श्रमिक के लिए, सर्वहारा के लिए, राजनेता के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, किसके लिए? तो भाई जाहिर सी बात है, मार्क्स किसकी बात करते हैं? मार्क्स बात करते हैं दो चीजों की। ठीक है, एक बात करते हैं पूंजीपति की और दूसरी बात करते हैं सर्वहारा वर्ग की। ठीक है, सर्वहारा वर्ग जो कि मजदूर वर्ग है, तो वो उनका क्या कहना है कि इन दोनों के बीच जो क्लास स्ट्रगल होता है उसमें कहीं ना कहीं से स्टेट हेल्प करता है, किसकी? पूंजीपतियों की जो होता है
उसकी जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोग का ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The author of The Origin of Family, Private Property and the State was The Origin of Family, Private Property and the State के लेखक कौन थे? मॉर्गन, थॉमस हॉब्स, फ्रेडरिक एंजल्स, जॉन डॉन। ठीक है, तो भाई कहा जाता है कि फिर से हम घूम फिर के कहाँ आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एंजल्स जो है इन्होंने लिखा है ये बुक। एंजल्स जो है वो मार्क्स की राइटिंग्स में उनकी सहायता कर रहे थे। और द ओरिजिन ऑफ फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, अब कहेंगे कि फेडरिक एंजल्स को हमको कहीं पढ़ना ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है भाई? हम लोग को फेडरिक एंजल्स का सवाल कहाँ से आ रहा है सीयूटी पीजी में? ठीक है, क्यों नहीं पढ़ना है? मार्क्स के साथ आपको एंजल्स को भी पढ़ना है। एंजल्स क्या कर रहे थे, एंजल्स का क्या कार्य था? पहले तो वो मार्क्स की राइटिंग में हेल्प कर रहे थे, उनकी जितनी भी कृतियां हैं उसमें हेल्प कर रहे थे। और दूसरी चीज, अ, इनका खुद का भी जो एक आइडेंटिटी है वो भी एक लेके चल रहे थे। ठीक है, इनको एक थिंकर के तौर पे नहीं, बट मार्क्स के साथ इनकी जितनी भी चीजें हैं और जो इनकी बुक्स है, ठीक है, इस पे भी आपको फोकस करना है। क्योंकि अगर आ जाएगा द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट अगर आ जाएगा और आपको नहीं आया आंसर तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। तो जब भी आप मार्क्स को पढ़िए, आप मार्क्स के साथ साथ एंजल्स के बारे में भी पढ़िए। ठीक है, एंजल्स को पढ़िए, फ्रेडरिक एंजल्स को नाम याद रखिए। सभी थिंकर्स की लिस्ट ध्यान से रखिएगा। ठीक है, सॉक्रेट्स के बाद आपके प्लेटो आते हैं, प्लेटो के बाद एरिस्टोटल आते हैं, एरिस्टोटल के बाद आपके मैकियावेली आते हैं। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और उसके बीच बीच में कौन कौन से थिंकर्स आते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपने हीगल को नहीं पढ़ा है, आप नहीं समझ पाएंगे कुछ थ्योरी। बेंथम को नहीं पढ़ा है तो वो तब भी आपको, ये ऐसे कुछ थिंकर्स हैं जैसे एंजल्स हो गए, आपके बेंथम हो गए। ठीक है, आपका सेकंड अगर देखिए तो मैंने किसकी बात की, हीगल हो गए। ठीक है, अगर इन थिंकर्स को नहीं, बेंथम को नहीं पढ़ेंगे तो आपको जेएस मिल नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, उनकी थ्योरी क्या कह रही है, कंफ्यूज हो जाएंगे। हीगल को नहीं पढ़ेंगे तो आप मार्क्स को नहीं समझ पाएंगे। तो ये थोड़ा सा एक कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो चलता रहता है। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, मतलब कि जो सिलेबस है हमारा वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, ऐसा हो चुका है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो चुका है। और जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि फिर ये क्या चीज है। तो है क्या कि थिंकर्स जब अपने आइडियाज देते हैं तो अब उसी आइडियाज को हम पॉलिटिकल थ्योरी में भी पढ़ते हैं। तो कोरिलेशन जरूरी रहता है। हम ये ना हो जाए कि अरे ये कहाँ से आ गया। फिर है तो सब पॉलिटिकल साइंस के अंदर के ही सारे सब्जेक्ट ना, इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट द कैपिटल स्टेट विल बी टेकन ओवर बाय, किसके द्वारा हो लिया जाए? मार्क्सवादियों के अनुसार पूंजीवादी राज्य पर कब्जा कर लिया जाएगा, किसके द्वारा? लिबरल स्टेट अंडर द इंडस्ट्रीज, सिविल सोसाइटीज, नागरिक समाज के द्वारा, मोनार्की और डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियन। ठीक है बच्चे, तो आप सभी जानते हैं कि कम्युनिज्म के स्टेज से पहले एक स्टेज आता है जिसको कि हम लोग कहते हैं सोशलिज्म। जब के मार्क्स स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इवोल्यूशन की बात करते हैं तो कैसे सोसाइटी का इवोल्यूशन हुआ है क्लास के लेवल पे, तो इसमें वो बताते हैं कि सोशलिज्म जो आएगा, ठीक है, सोशलिज्म जब आएगा तो इसमें क्या होगा कि इसमें सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होगी, किस पे? पूंजीपति वर्ग पे। अब इसी जो तानाशाही को तो वो खत्म करना चाहते हैं, वो तो नहीं चाहते कि किसी पे भी वर्ग, जो वर्ग क्लास है, क्लास के रूप से किसी पे शासन किया जाए। और इसी को आगे तोड़ने के लिए वो क्या करते हैं, कम्युनिज्म लाते हैं और बात करते हैं कि हमें एक स्टेटलेस सोसाइटी चाहिए और हमें एक क्लासलेस सोसाइटी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट थ्योरी के अनुसार क्या क्या चाहते हैं वो लोग? राज और समाज भगवान द्वारा बनाए गए, शासक राज्य शासक वर्ग के अनुरूप कृत्रिम रचना है, राज्य पूंजीवादी क्रांति का परिणाम है, इनमें से कोई नहीं। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट थ्योरी स्टेट क्या है? ठीक है, वो पूछ रहे हैं स्टेट क्या है, व्हाट इज स्टेट। ठीक, तो इसका ध्यान रखिए बच्चे। द स्टेट इज एन आर्टिफिशियल क्रिएशन टू सूट द रूलिंग क्लास। ये जो स्टेट है वो किसने बनाया है? वो शासक वर्ग के अनुरूप कार्य करने के लिए उसकी रचना की गई है। कि जो स्टेट क्या करेगा, जब भी हम किसी गरीब पे शोषण करने जाएंगे तो स्टेट क्या करेगा कि हमें बचाएगा, इसके बदले में हम उसको फंड देंगे। ठीक है,
पुरानी मूवीज देखिए तो उसमें यही सब रहता है, ठीक है। अब देखिए कई सारे अभी भी है, अभी भी बहुत सारी चीजें रहती हैं, बट थ्रू सोशल मीडिया काफी सारी चीजें आजकल उजागरित होती रहती है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आइए बात करते हैं। द टर्म सोजनिटी इज डेरिव फ्रॉम लैटिन वर्ड। संप्रभुता शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? सुपर नेचुरल, सस्पेक्ट, सुपर, सुपरनेस। ठीक है बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट है कि पूछ लिया जाता है। तो इसका नाम है सुप्रानेस, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च, जो सबसे ऊपर हो। ठीक है, जो सबसे ऊपर होता है उसको हम लोग कहते हैं कि सबसे ऊपर, मतलब उसका जो दायरा है वो सबसे सही है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोजनी। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? बहुलता, यूनिटी, एब्स्टुलेंस, परमानेंस। ठीक है बच्चे, अगर आप देखेंगे तो बहुलता, सोजनिटी की एक बहुत बड़ी विशेषता क्या है? एक व्यक्ति के अंदर रहती है, एब्सोल्यूटनेस। ठीक है, स्थायित्व रहेगा एक जगह पे। सोजनिटी क्या है? सोजनिटी राज्य के तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, हमें पॉपुलेशन चलो हो गया, ठीक है, पॉपुलेशन मिल गया, टेरिटरी मिल गई, ठीक है। थर्ड, हमें गवर्नमेंट अगर है, गवर्नमेंट भी है, पर ये सभी चीज तभी चल पाएंगी जब किसी राज्य के पास क्या रहेगी? सोवर्जिनिटी रहेगी। तो इसको ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन पॉपुलर सोवर्जिनिटी द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज फ्रॉम। लोकप्रिय संप्रभुता में अधिकार का अंतिम स्रोत किसके पास है? भगवान, सरकार, समुदाय या लोगों के पास है? ठीक है, अब देखिए इन पॉपुलर सोवर्जिनिटी, लोकप्रिय संप्रभुता का जो कॉन्सेप्ट है वो देते हैं हमारे रूसो। रूसो किसको फॉलो करते हैं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, जिसमें भाई जाहिर सी बात है लोगों को महत्व दिया गया। तो पीपल की जो सामान्य इच्छा है उस वही आगे चल के क्या बनती है? आपकी पॉपुलर सोवर्जिनिटी बनती है। यानी जो जनरल विल हम लोग अभी पीछे पढ़ रहे थे, देख रहे थे, वो आगे चल के पॉपुलर सोवर्जिनिटी में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए बच्चों, अब जो हमारी आगे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हम लोग कर रहे हैं। ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सोवर्जिनिटी इज ऑल्सो नोन एज विच थ्योरी। संप्रभुता के ऑस्टिन सिद्धांत को किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? मोनिस्टिक, पॉलिटिकल, लिबरल, इकोनॉमिक। ठीक है, अब देखिए सोवर्जिनिटी, ऑस्टिन जो है उन्होंने सोवर्जिनिटी पे अपना थ्योरी दी है, ये हम लोगों ने पढ़ा ही है। तो इनकी जो है वो मोनिस्टिक रहती है। ठीक है, मोनिस्टिकिज्म की बात करते हैं। और ये ध्यान रखिए, ये नहीं कि इधर उधर फिर आपको लगे कि अरे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, तो नहीं, थोड़ा सा ध्यान देके अपना इसको लिख लीजिए। ठीक है, कई बच्चे ये जो नोट्स नहीं बना रहे हैं ना, आप पछताओगे आप लोग, मैं अभी से बता रही हूँ। अभी मैं बोल रही हूँ नोट्स बना लो, नोट्स नहीं सुनाई दे रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑथर ऑफ लेक्चर्स ऑन jurisprudence और द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ इज। न्याय शास्त्र पर व्याख्यान के लेखक या सकारात्मक कानून का दर्शन है, ये किसने लिखी है? ठीक है बच्चे, तो आपके जॉन ऑस्टिन, एडम स्मिथ, स्किनर, रिकार्डो। ध्यान दीजिए, जॉन ऑस्टिन ने लिखा है। ये आपके संप्रभुता जो होती है, संप्रभुता का जो सिद्धांत है उस पे इन्होंने अपना जो विचार दिया है, इनका विचार, इनकी थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है। ये अपने जिस तरीके से विचार व्यक्त करते हैं, तो जॉन ऑस्टिन के विचार को आपको भाई ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सोवर्जिनिटी। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं? हैरल्ड जे लास्की, जे नेविल फिगिस, अर्नेस्ट बार्कर। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द exponents of pluralistic theory of sovereignty।
ठीक है, बात अगर देखा जाए तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं, इन तीनों लोगों में से कोई नहीं करता है। अब आपको बताना है, क्योंकि मैंने आप में मेरे जो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने पढ़ाया है ये चीज कि बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और जो नहीं बताएगा मैं तो अब क्लास में आपकी खबर लूंगी, आपको तो पता ही है। ठीक है, तो बताइएगा। चलिए, और मेरी कोशिश रहेगी कि सोल्यूनिटी पे मैं एक लेक्चर भी आप लोग के लिए अपलोड कर दूं, सभी बच्चों के लिए, यूट्यूब के बच्चों के लिए, क्योंकि फिर वो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना सोल्यूनिटी की, कोई उस पर उतना ज्यादा वीडियो बनाता ही नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी पे तो कोई बनाता ही नहीं। ठीक है, कोई थॉट पढ़ा देगा, कुछ भी पढ़ा देगा, बट थ्योरी पे कोई नहीं जाता। प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोल्यूनिटी वॉज ए रिएक्शन टू संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत किसकी प्रतिक्रिया थी? ठीक है, क्लासिकल लिबरलिज्म के थ्रू, मोनिस्टिक थ्योरी, लिबरल थ्योरी, या मासिक थ्योरी। तो ये थी आपकी मोनिस्टिक थ्योरी के अगेंस्ट जो है वो प्रतिक्रिया थी। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच थ्योरी चैलेंजेस द सोजनिटी ऑफ स्टेट एंड रिगार्ड स्टेट्स एज एन एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ध्यान रखिए, कौन सा सिद्धांत राज्य की संप्रभुता को चुनौती देता है और राज्य को संघों के संघ के रूप में मानता है? कौन सी थ्योरी है? मोनिस्टिक थ्योरी, रिमोडिस्टिक, प्लूरलिस्टिक थ्योरी, और मास्टिक थ्योरी। तो भैया ये है बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत क्या कहता है कि अगर राज्य में डिफरेंट काइंड ऑफ क्या होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं, जैसे कि कोई हेल्थ हेल्थ पे होता है, कोई एजुकेशन पे होता है, ठीक है, कोई आपका कोई काम करता है किस चीज पे, कोई काम करता है इंडस्ट्री पे, ठीक है, कोई काम करेगा आपका डेवलपमेंट पे, एडमिनिस्ट्रेशन है। ये सभी फॉर्म किसके अंदर करते हैं? दीज ऑल आर द एसोसिएशन इन एक ही में आके मिल जाते हैं। ठीक है, राज्य में आके मिल जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्टिक थ्योरी द बेसिस ऑफ द स्टेट सोवर्निटी इज ऑन। बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की संप्रभुता का आधार है, क्या है? राइट्स, निरपेक्षता, इच्छा, या फोर्स? तो भाई राज्य की संप्रभुता का आधार क्या होगा, बताइए। जब हम ध्यान दीजिएगा, जब हम इसीलिए हम कहते हैं ना, हम पहले थ्योरी से पहले हम लोग जब सीयूटी पीजी में पढ़ाते हैं तो थॉट पढ़ाते थे। रूसो को आप देखिए तो रूसो ने कितने प्यार से समझाया है कि जो लोगों की इच्छा होगी, लोगों की इच्छा के थ्रू ही बनाया जाएगा, वो फोर्सफुली नहीं होगी। अगर कोई नहीं चाहता तो उसको कोई नहीं, हाँ, जैसे हम वोट देने जाते हैं तो कुछ लोग बीजेपी गवर्नमेंट को वोट देते हैं, कुछ कांग्रेस को देते हैं, ये उनकी इच्छा है, वो किसको वोट देना चाहते हैं। तो संप्रभुता का आधार क्या है? इच्छा है। किसकी इच्छा? पीपल्स की, ठीक है, लोगों की इच्छा। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, हु डिफाइन स्टेट एज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, आप जो कुछ लोगों को भनक भी नहीं लगेगी, जिन्होंने अगर अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किए उन लोगों को भनक नहीं लगेगी एक सवाल, या किसने स्टेट को मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहा है आपके हीगल जी ने। हीगल जी एक तरीके से फासिस्ट है, ठीक है, फांसीवादी हैं हीगल, इनको कहा जाता है सभी के द्वारा, क्योंकि ये स्टेट जो भी करता है उसको क्या, स्टेट को एक डिवाइन एलिमेंट दे देते हैं कि स्टेट क्या है, स्टेट बहुत जरूरी है, स्टेट का एक डिवाइन एलिमेंट है, स्टेट इस तरीके से। तो वो लोग स्टेट का जो रोल है उसको कहीं से भी लिमिट नहीं करते। उनका कहना है कि स्टेट जो कह रहा है वो सही कह रहा है, और वो इसलिए कह रहा है क्योंकि वो ईश्वर के द्वारा भेजा गया है धरती पे, इसलिए। ठीक है बच्चों, एट क्वेश्चन देखिए, एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट्स दैट इट मेंटेन्स इज एसोसिएटेड विद। यह कथन प्रत्येक राज्य अपने द्वारा प्राप्त अधिकारों से जाना जाता है। किससे संबंधित है? टीएच ग्रीन, लास्की, लॉर्ड ब्रास, व्हाइट हॉल। तो भाई टीएच ग्रीन ने दिया। ठीक है, टीएच ग्रीन की जो थ्योरी है, एक तो देखिए, एक तो राइट्स की वो थ्योरी देते हैं, ठीक है, सेकंड उनकी पॉलिटिकल
ऑब्लिगेशन से रिलेटेड वो देते हैं। ध्यान रखिएगा तीसरी चीज, टीएच ग्रेड पॉजिटिव लिबर्टी को फॉलो करते हैं, नेगेटिव लिबर्टी को नहीं। वो कहते हैं कि अगर राज्य कुछ आपके लिए राज्य अगर आपको राइट्स दे रहा है, आपको भी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन यानी राजनीतिक कर्तव्यों को निभाना चाहिए। 9th क्वेश्चन देखते हैं, हु सेड ओवर हिमसेल्फ हिज ओन बॉडी एंड माइंड द इंडिविजुअल इज सोवरेन। किसने कहा अपने ऊपर अपने शरीर और मन पर व्यक्ति क्या है, संप्रभु है? हायक, मीरियम, जेएस मिल, मिलर। तो भाई ये कहते हैं जेएस मिल। ठीक है, इस स्टेटमेंट का आगे चल के क्या होता है, उनका क्या कहते हैं, आलोचना भी की जाती है कि अगर अपने शरीर अपने मन पे अपने ऊपर अगर व्यक्ति संप्रभु है, तो सुसाइड भी अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो क्या उसे रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए। तो यहाँ पे फिर जेएस मिल एक आइडिया देते हैं पॉजिटिव लिबर्टी का कि नहीं, अगर व्यक्ति खुद को हार्म पहुंचा रहा है और जिस वजह से सोसाइटी को भी हार्म पहुंचे, वहां पे इंटरफेरेंस करना जरूरी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये सभी स्टेटमेंट्स को लिखिए। द वर्ड लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम एन ओल्ड ब्रिटेनिक टर्म। कहाँ से लिया है लॉ शब्द जो है वो कहाँ से लिया है, लॉग, लैग, लैगर, लार्ज। तो इसका आंसर बच्चे लैग है, एक्चुअल है, इसको बस ऐसे ही याद रखिए। ठीक है, नोट्स में अपने इसको जगह देते रहिए। जॉन ऑस्टिन डिफाइंस लॉ एज द कमांड ऑफ द। जॉन ऑस्टिन कानून को आदेश के रूप में परिभाषित करते हैं। किसके आदेश, संप्रभु, सम्राट, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो जो संप्रभु है जिसको कि हम लोगों ने चुना है, उसके आदेश, उसका आदेश हमें मानना आवश्यक होता है। क्योंकि क्यों मानना आवश्यक है, क्योंकि उस संप्रभु को हम ही नहीं तो चुना है। अगर कोई आज अगर पीएम मोदी जी को गालियां दे रहा है या जो भी करे, ठीक है, या अगर उससे पहले जो थे आपके जो मनमोहन सिंह जी थे या जवाहरलाल नेहरू थे या इंदिरा गांधी जी थे, राजीव गांधी थे, ठीक है, नरसिम्हा राव जी थे, तो समझिए लोगों को ये भी समझना चाहिए कि आप ही ने वोट दिया है उनको, और वो कोई भी रूल्स रेगुलेशन अगर अपना रहे हैं तो आपको मानना भी तो पड़ेगा उनके रूल्स को। आप नहीं मान रहे हैं, जिसको चुना है उसी की बातों को नहीं मान रहे हैं आप, वो जो कानून बनाए उसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आपका थ्योरी और यहीं पे डिफरेंस आ जाता है, जब हम थ्योरी और प्रैक्टिकलिटी व्यवहारिकता में काफी अंतर आ गए। 12th क्वेश्चन, हु एक्सप्लेन देन दैट लॉ इज a rule of civil conduct prescribed by the supreme power in a state commanding what is right and prohibiting what is wrong। किसने समझाया कि कानून एक राज्य में सर्वोच्च शक्ति द्वारा निर्धारित नागरिक आचरण का नियम है, जो सही है उसे आदेश देता है, जो गलत है उसे रोकता है। किसने कहा ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को आप भाई याद कर लीजिएगा। ये स्टेटमेंट है आपके ब्लैकस्टोन जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ लॉ। निम्नलिखित में से कौन सा कानून का स्रोत नहीं है, कस्टम, रिलीजन, लेजिस्लेशन, लिबर्टी। तो आपका स्वतंत्रता जो है वो नहीं। ठीक है, हमारे जो कस्टम्स रहते हैं, रिलीजन रहते हैं, लेजिस्लेशन, इसके थ्रू आगे चल के जो चीजें रहती हैं तो वही कानून बनती हैं। क्यों, क्योंकि हर देश की अपनी कस्टम्स, प्रथाएं, धर्म होते हैं, और कोई भी कानून अगर बन रहा है तो जरूरी है ये ध्यान देना कि भाई वो कहीं ना कहीं से वो कोऑर्डिनेट भी कर। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ लॉ। निम्नलिखित में से किसे कानून का भाग माना जाता है, ऑर्डिनेंस, सार्वजनिक बयान, फ्री स्पीच, लिंक। कानून का भाग किसे माना जाता है, तो भाई अध्यादेश। कोई भी कानून बनता है तो उस पर ऑर्डिनेंस होता है, उसको फिर आगे चल के एक्ट बनाया जाता है, उस पर बातचीत होती है, देन जाके वो आगे इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, which regard is as the principal legitimate source of law in modern democratic state। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में कानून का प्रमुख वैध स्रोत किसे माना जाएगा, कस्टम को, सुपरस्टिशन को, रिलीजन को या लेजिस्लेशन को। मॉडर्न स्टेट की बात हो रही है, पहले तो प्रथाओं के रूप से आदमी चल रहा था, कस्टम्स को फॉलो करता था, तब जाके उसको भी एक लॉ के कानून में कि हाँ कुछ लोग फॉलो करते थे इन सभी चीजों को। ये फॉलो होता था कि कुछ जगहों पे आप देखिए तो, अगर आप नॉर्थ यूपी बिहार में देखेंगे
तो यहाँ पे क्या होता है कि लड़के लड़कियों की शादी 13-14 साल पे कर दी जाती है और दहेज का बहुत प्रथा रहता है। पर वहीं पर अगर आप नेपाल नॉर्थ ईस्ट के देशों में जाएंगे, वहां पे क्या होता है, शादी करने के लिए, लड़कियों से शादी करने के लिए उल्टे उन लोगों को ही दहेज देना पड़ता है। ठीक है, तो आज के टाइम पीरियड पे लेजिस्लेशन जो होता है वही एक वैध सोच है। लेजिस्लेटिव जो कानून पास करेगी वही उसी को कानून माना जाएगा। अथॉरिटी जो या उसको लेजिटिमेट माना जाएगा। विच इज रिगार्डेड एज सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। स्वतंत्र राज्य का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? ठीक है, आज के टाइम पीरियड की बात हो रही है। सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, कंस्टिट्यूशन, जुडिशियल डिसीजन, कन्वेंशन, कस्टमरी लॉ। ठीक है, तो आपका जो प्रथागत कानून होते हैं उनको माना जाए। अकॉर्डिंग टू लॉक, जॉन लॉक, वेयर देयर इज नो लॉ, वहां क्या नहीं होगा? जॉन लॉक के अनुसार जहां कोई कानून नहीं है, इस स्टेटमेंट को आपको पूरा करना है। देर आर राइट्स, देर इज नो फ्रीडम, देर इज लिबर्टी, देर इज नो जस्टिस। तो भैया जॉन लॉक कहते हैं वहां कोई स्वतंत्रता नहीं रहेगी। जो स्वतंत्रता हमारा एक मूल लक्ष्य है, ठीक है, एक हमें स्वतंत्र रहना, हम फ्री होकर काम कर सके, तो वो स्वतंत्रता नहीं रहेगी। चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं। द एस्पेक्ट्स ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टीज। कानून और स्वतंत्रता के बीच सकारात्मक संबंध का पहलू यह है। लॉ प्रोटेक्ट्स ओनली द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल एट द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी। कानून समाज की कीमत पे केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। लॉ हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग ए सिविल सोसाइटी एंड प्रोटेक्ट द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। कानून एक सभ्य समाज की स्थापना में मदद करता है और व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। लॉ हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द सोसाइटी एट द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल। कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कीमत पर समाज की रक्षा करने में मदद करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। लॉ हेल्प्स इन एस्टैब्लिशमेंट सिविलाइज सोसाइटी, प्रोटेक्ट द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए इंडिविजुअल। कानून ये करता है। ठीक है, आपको रात को 12 बजे आप कहीं से अगर लेट हो गए तो आ रहे हैं, तो कानून ही है ना। कानून जो पुलिस ऑफिसर्स खड़े रहते हैं ताकि आपके साथ कोई छीना झपटी ना हो, कुछ ना हो। ठीक है, चलिए 19 क्वेश्चन देखिए। विच टाइप्स ऑफ लॉ डील्स विथ क्राइम एंड द लीगल पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस। किस प्रकार का कानून अपराध और आपराधिक अपराधों की कानूनी सजा से संबंधित है? क्रिमिनल लॉ, कन्वेंशनल लॉ, कस्टमरी लॉ, सिविल लॉ। तो आपका जो क्रिमिनल लॉ है उसको कहा जाता है। 20 क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। कानून और स्वतंत्रता के बीच नकारात्मक पहलू का एक संबंध बताइए। द मोर द लॉ द मोर द लिबर्टी, द लेस द लॉ द लेस द लिबर्टी, द मोर द लॉ द लेस द लिबर्टी, द मोर द लॉ द मोर द राइट्स। तो इसका आंसर बच्चे होगा द मोर द लॉ द लेस द लिबर्टी। जहां पे कानून ज्यादा होगा, कानून होगा, कानून एक तरीके से रोक होता है, किसी पे भी किसी चीज पे रोक लगा दो या ये ऐसे कर दो। ठीक है, जहां पे पनिशमेंट के लिए कानून जो होते हैं वो बनते हैं या किसी के प्रोटेक्शन के लिए बनते हैं, पनिशमेंट एंड प्रोटेक्शन के लिए ही कानून बनते हैं। ठीक है, तो कहा गया जहां पे जितने कानून बन जाएंगे वहां पे लेस लिबर्टी, क्योंकि कई बार कानून जो होता है वो अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का हो गया तो उसकी निंदा की जाती है। वैसा कानून तो नहीं चाहिए ना हमें। लॉक्स exerted that the state is to protect the individuals. लॉक ने कहा कि राज्य का उद्देश्य व्यक्ति की रक्षा करना है। किससे? अधिकार और स्वतंत्रता से, धर्म और स्वतंत्रता, केवल धन, जीवन और संपत्ति। ठीक है बच्चे, तो लाइफ एंड प्रॉपर्टी जो है उसकी रक्षा करना इनका काम होगा। ठीक है, बाकी सारे आंसर्स में देखिए तो राइट्स एंड लिबर्टी है, रिलीजन एंड लिबर्टी है, वेल्थ ओनली है, इसलिए वो आंसर करेक्ट नहीं होगा। डी वाला आंसर करेक्ट होगा क्योंकि उसमें दो है, लाइफ भी है, प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, एक और है
एस्पेक्ट जो कि लिबर्टी का रहता है। Which is the type of law that regulates the action of the people in society and it is backed by the coercive power of the state? वह कौन सा कानून है जो समाज में लोगों के कार्यों को नियंत्रित करता है और यह राज्य की बलपूर्वक शक्ति द्वारा समर्थित है? सिविल लॉ, मोरल लॉ, नेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ। आपका होगा राष्ट्रीय कानून जो होता है उसके थ्रू। मोनिज्म स्टैंड फॉर 23rd क्वेश्चन है, अद्वैतवाद का अर्थ क्या होता है? न्यूट्रलिटी इन एक्सरसाइजेस ऑफ पावर, पावर इन द हैंड ऑफ मैनी, पावर पार्शियलिटी इन एक्सरसाइज ऑफ पावर, एब्सोल्यूटिज्म इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर। तो मोनिज्म का अर्थ अगर देखा जाए तो शक्ति के प्रयोग में निरपेक्षता, एक व्यक्ति के अंदर जो होगी वो। ठीक है। Who states that the great aim of the struggle for liberty has been equality before the law? कौन कहता है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का महान उद्देश्य कानून के समक्ष समानता रहा है? बेंथम, जॉन रॉल्स, F.A. हायक, मैकमिलन। तो आपका बच्चे इसका आंसर हो जाएगा हायक जो है वो कहते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स है, याद रखिएगा। Which is not considered as part and source of international law? किससे अंतरराष्ट्रीय कानून का हिस्सा और स्रोत नहीं माना जाता है? Bilateral treaties, इंटरनेशनल कन्वेंशन, एग्रीमेंट, स्टेट लेजिस्लेशन। किसे अंतरराष्ट्रीय कानून का स्रोत नहीं माना जाता है? तो भाई बायलेटरल ट्रीटीज क्या होती है? दो देशों के बीच में होती है, जैसे चाइना और इंडिया के बीच में हो गया, इंडिया एंड यूएसए के बीच में हो गया, इंडिया एंड यूके के बीच में हो गया, इंडिया एंड जापान के बीच में हो गया। तो जहां पे दो देश होते हैं। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आप देख लीजिए, जैसे कि G20 होता है आपका, अभी हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन और ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट हुआ है वो एग्रीमेंट होते हैं। राज्य लेजिस्लेशन जो होगा वो नहीं होगा आपका। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेशन, राज्य विधान जो होगा वो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। तो बच्चों आज हम लोगों ने सॉल्व किए हैं टोटल कितने क्वेश्चन? कल के भी क्वेश्चन थे, तो पूरे 40 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। इन 40 क्वेश्चंस का एक वन लाइनर आपका बन जाना चाहिए। अगर आप कोशिश कीजिए एक A4 शीट पे, एक ही पेज पे आप सारे वन लाइनर बना के अपनी दीवार पे लगाइए या अपनी कॉपी में रखिए और उसका रिवीजन करिए। रिवीजन भाई, रिवीजन जो नए लोग नहीं कर रहे ना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, रिवीजन करिए। ठीक है, चलिए समझ गए। और इसी के साथ आपको बता देंगे हम लोग का कोर्स है एक, जो कि हम द हिस्टोरिका चैनल है उसके साथ चला रहे हैं। आप सभी लोग जो CUT PG की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नोट्स जिनको चाहिए, जिनको क्वेश्चन टेस्ट सीरीज सब कुछ चाहिए, तो CUT PG से संबंधित कोर्स को लेके जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं बाकी की डिटेल्स आप लोग को दे दूंगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो बच्चा लास्ट तक ये वीडियो देख रहा है भाई, वो मुझे लग रहा है कि वो वही थोड़ा सिंसियर होगा, तो इसलिए मैंने रखा है। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।